समझ लो एक बार अपने, आप वापस अलग अलग पढ़ेंगे तब वो ढंग से समझेंगे। एक बार मोटा मोटा बताता हूं। पहला क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा मीनिंग है, सभ्यता का विकास जब कभी भी हुआ होगा, मनुष्य ने जब कभी भी रहना शुरू किया होगा, उसने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया? वह काल जब मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था, उस काल को क्या कह सकते हैं? क्या करता होगा पत्थरों से? वो आग लगाता था। क्या लगाता था? नहीं, वो शिकार करता था। क्या करता था? पत्थरों से शिकार। भाई सबसे पहले मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना। क्या बेसिक नीड थी? खाना और पीना। इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों के पास रहा। किसके पास रहा? इसलिए नदियों को कहते हैं सभ्यताओं का पालना। क्या कहते हैं नदियों को? छोटे बच्चों के लिए पालना होता है, नदियां सभ्यताओं का पालना रही है। सारी सभ्यताएं यदि किसी के किनारे पली है तो किसके किनारे पली है? वो भले ही भारत की हड़प्पा सभ्यता थी तो हम कहते हैं सिंधु नदी के किनारे। यदि वो मिस्र की सभ्यता थी तो हम कहते हैं नील नदी के किनारे। यदि वो इराक की सभ्यता थी तो हम कहते हैं दजला और फरात, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के किनारे। दुनिया की सारी सभ्यताएं हमेशा किसके किनारे हुई है? इसलिए नदियों को क्या कहते हैं? सभ्यताओं का, सिविलाइजेशन का क्रेडल है वो पालना। छोटे बच्चों का पालना होता है, जैसे नदियां सभ्यताओं का पालना रही है हमेशा। तो मनुष्य नदियों के पास में रहा। तो ये तो ठीक है, पीने का जुगाड़ तो हो गया। खाने का क्या किया जाए? धरती पे चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, जंगल के अंदर पशु थे, तो कभी उसने पशुओं को मार मार के खाए। पशुओं को मार मार खाए तो पशुओं को कैसे मारे? वो तो नदी पहाड़ों से आती है। नदी जब पहाड़ों से आती है तो अपने साथ में पत्थर लेके आती है। वो पत्थर नीचे आते आते एकदम गोल हो जाते, छोटे छोटे हो जाते, गोल हो जाते। उसने वो पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब वो पत्थर अपने पास में रखता, जंगल में जाता, जानवरों को मारता, जानवरों को खा लिया करता। धीरे धीरे उसमें समझ विकसित हुई। तब उसे लगा यार गोल पत्थर से जानवर मरता ही नहीं है, गोल पत्थर से मारता हूं जानवर गिर जाता है, फिर भाग के जाना पड़ता है, गर्दन तोड़नी पड़ती है तब मरता है। यदि मैं इस पत्थर को एक तरफ से तीखा कर लूं तो ठीक रहे। तो उसने पत्थर के एक साइड से तीखा करना शुरू कर दिया। अब तीखे वाली साइड से बाटा मारता, इस बार बेचारा जानवर जल्दी मरता। फिर उसको बाद में फिर लगा कि जिस साइड से फेंकता हूं तीखे वाली साइड से, कई बार हवा में स्विंग होगी दूसरी साइड लगती है, तो उसने दूसरी साइड से तीखा करना शुरू किया। तो अलग अलग संस्कृतियां हैं। चापर चॉपिंग क्या बोलते हैं इसको? ये पत्थरों को तीखा करना, चापर चॉपिंग कल्चर थी उसकी। ऐसे ही एक बार कभी उसने कोई एक पत्थर किसी जानवर के मारा, जानवर मर गया। पत्थर पास की जाके चट्टान से टकराया, चट्टान में आग लग गई। चट्टान में आग लगी तो जानवर आग पकड़ गया। अब वो भाग के जानवर को खाने के लिए गया तो उसे हीट महसूस हुई, भाग के उसको लगा आज अलग ही बला है, ये तो कभी देखा ही नहीं था। इधर बेचारा साइड में बैठा रहा, थोड़ी आग थमी तब गया। अब उसने खाया तो मजे आए, रोस्टेड था, अब तक कच्चा ही खा रहा था वैसा। वो घास फूस भी जल गई, घास फूस खाई तो भी उसको ठीक लगा, तो लगा ये वाला मामला ठीक है। ऐसे ही वो जब बाहर रहने लग गया था, कभी बाहर रहने लग गया तो फिर उसको यह था कि कभी भी जंगली जानवर उसके बस्ती पर हमला करते होंगे, इसलिए वो पत्थर हमेशा जमा के रखता अपने पास में कि जंगली जानवर आएंगे तो कभी मैं उनको मार दूंगा। और अब जंगल में दोनों प्रकार के जानवर है। जंगल में गाय रहती है, भैंस रहती है, बकरी भी है, भेड़ भी है, तेंदुआ भी है, चीता भी है, शेर भी है, सब प्रकार के जानवर है। कभी ऐसा हुआ है कि बकरी के पीछे तेंदुआ भागा है, बकरी के पीछे तेंदुआ भागा तो उधर बस्ती की तरफ आए होंगे। वो बस्ती की तरफ आए तो मनुष्य अपना पहले बाटे लेके तैयार खड़ा था कि जैसे आएंगे मैं इनको भगा दूंगा यहां से, और उसने पत्थर फेंकने शुरू किए। पत्थर फेंके तो तेंदुआ डर के मारे भाग गया, बकरी वहीं खड़ी रही। उसने कहा ये ठीक है, ये भागती नहीं है, उसने बांध ली। उसने कहा कल अपन शिकार करने के लिए जाएंगे। पशुपालन क्या शुरू हो गया? पशुओं को पालना शुरू कर दिया उसने, जंगली जानवरों को डोमेस्टिक बनाने लग गया था। धीरे धीरे उसकी समझ विकसित हुई, उसने दूध निकाला, दही बनाया, घी बनाया, सब आगे की बातें। पर शुरुआत में जब मनुष्य शिकार के लिए पत्थरों का प्रयोग कर रहा था, वो उसका काल कौन सा है? मनुष्य ने पहली बार किसी धातु का प्रयोग किया, पहली बार कोई मेटल यूज में लिया गया, वो मेटल है तांबा। कौन सा है? सिंपल प्री में क्वेश्चन पूछेंगे कोई, मनुष्य द्वारा पहली बार किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। अब पत्थर पहले से थे, अब क्या आ गया उसके पास? तांबा। इसलिए काल कौन सा हो गया? ताम्र पाषाण। कौन सा हो गया? धीरे धीरे समझ विकसित हुई, उसने एक मेटल और खोज निकाली, टिन। कौन सी? और तांबे में जब टिन मिलाते हैं, कॉपर में जब टिन मिलाते हैं तो बनता है कांसा। क्या बनता है? इंटेलिजेंट हुआ, उसने कॉपर में टिन मिला दी, टिन मिला के क्या बना लिया? कांसा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बना लिया, इसलिए क्या हो गया आपका? कांस्य। तो पढ़ते हैं ना अपने, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो कांसा किससे मिलके बनता है बताओ? कॉपर में टिन मिलाते हैं, तांबे में टिन मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा। तो अगला कौन सा हो गया? कांसे का। अब कांसा जब आ गया तो उसको लगा अब की बात ठीक है, उसकी खेती वेती अच्छी होने लगी। कांसे का उसने हल बना लिया, हल से वो खेती करने लग गया था, ठीक हो गया। पर इतने में उसको एक बड़ी शानदार धातु मिलती है, लोहा। क्या मिलता है?
मनुष्य के जीवन में दो परिवर्तन बड़े शानदार है। एक तो आग, आग का पता चला तो उसने जंगल जलाए थे, और जंगलों को जला के उसने अपने लिए जमीन कबाड़ी थी, जमीन में रहूंगा, जमीन में खेती करूंगा। पर फिर भी जंगल की आग से जंगल वाली वो इतना ज्यादा नहीं जलता था, जंगल नहीं जलता था, थोड़ी देर में आग बुझ गई, उसके बाद नए तरीके फिर नहीं थे। अब उसके पास जब लोहा आ गया तो लोहे से उसने बनाई आरी। क्या बनाई? लोहे से उसने बनाई कुल्हाड़ी। कांसे की और तांबे की जो कुल्हाड़ियां थी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो पेड़ पौधों को आराम से काट दे, लोहे वाली कुल्हाड़ी आराम से काट देती। उसने जंगल काट दिए। अब जाके एक मारा उसने और पेड़ काट दिया, दूसरे लोग पेड़ को घसीट के ले गए, उसके पास खूब सारी जमीन आई। लोहा आने के बाद में खेती सरल हो गई थी। क्या सरल हो गई थी? क्योंकि एक तो जमीन मिल गई, खेती आराम से कर सकते हो। फिर दूसरा, लोहे के हल बनाए उसने। लोहे के हल धरती में बहुत नीचे तक जाते हैं, जितना धरती में हल नीचे तक जाएगा बीज उतना नीचे जाएगा, जितना बीज नीचे जाएगा उतनी फसल ज्यादा अच्छी होगी, उसलिए फसलें अच्छी होने लगी। जब फसलें अच्छी होने लगी तो रुपए आए उसके पास, मतलब रुपए तो मुद्रा थी नहीं तब तक, लेकिन धन तो इकट्ठा हो गया, अनाज इकट्ठा हो गया, खूब सारा अनाज। पहले अनाज इतना ही था कि मैं जितना अनाज उगाऊंगा उतना खा लूंगा, जितना परिवार में उगेगा उतना ही हम खा लेंगे। लेकिन अब अनाज एक्स्ट्रा है, अब ज्यादा अनाज है, और जब ज्यादा चीज होती है तो लूटपाट होती है। तब लूटपाट होने लगी। एक गांव ये, एक गांव ये, एक गांव ये, एक गांव ये। इस गांव वाले सोचते हैं इस गांव पे हमला करके और अपने इनका अनाज लूट के लेके आ जाते हैं। तो अब इस गांव वालों ने बैठ के मीटिंग की, क्या ऐसे कैसे पार पड़ेगी? ये अनाज निकाल के लाए थे हम, लूट के ले गए इधर वाले। तो अपने का गांव में कितने आदमी है? 100 आदमी है। तो 10 आदमी इस लूटपाट से अपने को बचाएंगे। कौन 10 आदमी? जो जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर टाइप के थे, उनको साइड में छांटा कि तुम 10 का एक ही काम है, गांव के बाहर जाके बैठ जाओ और जैसे ही दूसरे गांव वाले आए उनको कूट मार के भगा दो। अपने गांव के अंदर लूटपाट होनी नहीं चाहिए। उन 10 आदमियों ने कहा कि भाई साहब हम बाहर जाके बैठेंगे, हम क्या खाएंगे बैठे बैठे वहां पर, कि चिंता मत करो, हम बाकी 90 लोग जो भी उगाएंगे उसका एक एक हिस्सा तुम्हें दे देंगे, निश्चित रूप से तुम्हें हिस्सा मिलता रहेगा। ठीक है। वो 10 आदमी बाहर जाके बैठे। उन 10 में एक ने कहा कि भाई मैं सीनियर हूं तुम्हारा, मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना है, और मैं नहीं हूं तो ये 3 जो मेरे जूनियर ये बताएंगे, और बाकी जो तुम 6 हो तुम तो बस ऑर्डर फॉलो करो, तुम्हारे में ज्यादा दिमाग है नहीं। कहा ठीक है साहब, ये वाली व्यवस्था। अब वो 10 जने बाहर बैठे हैं, उधर के गांव वाले लूटपाट करने के लिए आए। अब लोहे की वजह से एक हथियार बहुत अच्छा आ गया था, तीर। कौन सा हथियार आ गया? क्योंकि जब तक तीर नहीं बने थे ना, लड़ाई हाथों की है, हाथों वाली लड़ाई में तो जो पहलवान टाइप का वो कूट जाएगा सबको। तीर वाली लड़ाई में यह था कि एकदम मरियल सा सींकड़ा सा आदमी है, यहां से तीर मारता दूर से बंदे को मार देता है। जो अच्छा धनुर्धर होगा वो मारेगा सबको। इसलिए अब इधर वालों ने उधर वालों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो लूटपाट क्या हो गई? बंद। और गांव वाले उनको डेली क्या दे दिया करते? अनाज। तो उनका खाना पीना चल रहा था। फिर वो आदमी जो सबको ऑर्डर देता था वो बन गया राजा। क्या बन गया? जो 2-3 उसके जूनियर है वो बन गए उसके मंत्री, वो जो 6 उसके नीचे हैं वो बन गई उसकी सेना, वो जो डेली अनाज आता है वो हो गया टैक्स, और वो जो गांव है वो बन गया राज्य। राज्य को बोलते जन। राज्य क्या बोलते? अब इस जन ने इस जन पे कब्जा कर लिया, हो गया जनपद। क्या हो गया? इस जनपद ने इस जनपद पे कब्जा कर लिया, क्या हो गया? लोहे की खोज ने महाजनपद बना दिए। लोहे की खोज ने क्या बना दिए? महा मतलब बड़ा, जनपद मतलब राज्य, बड़े बड़े राज्य बने। भारत में 16 बड़े महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? तो वो काल कौन सा आ गया? तो कोई पूछे भाई महाजनपदों के बनने में सबसे मुख्य योगदान किसका है? आयरन। लोहा आया, लोहा आया तो खेती ज्यादा हुई, खेती ज्यादा हुई तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो लूटपाट हुई, लूटपाट हुई तो बचाने लगे, बचाने लगे तो राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ तो महाजनपद बने। अब ये महाजनपद अलग अलग है, 16 महाजनपद भारत के अंदर अलग अलग है। इनमें एक महाजनपद था बिहार में, उस महाजनपद का नाम था मगध। क्या नाम था? बिहार का पुराना नाम ही क्या था अपना? मगध। और ये बड़ा शक्तिशाली हुआ। इनके शक्तिशाली होने के पीछे लॉजिक है कि एक तो इनके पास, बिहार के पास में था झारखंड, झारखंड में लोहा सबसे ज्यादा है, जिसके पास लोहा ज्यादा उसके हथियार ज्यादा, हथियार ज्यादा तो सेना अच्छी, सेना अच्छी दूसरों को मार मार के करो कब्जे। तो धीरे धीरे मगध सब पे कब्जा कर गया, बाकी सब पे मगध कब्जा कर गया। तो पूरे भारत में एक ही महाजनपद बच गया, कौन सा बच गया? मगध। बाकी सब पे कब्जा कर गया। अब मगध में अलग अलग वंश आते चले गए, पर एक वंश आता, थोड़े दिन में उनको हटा के दूसरे आ जाते, थोड़े दिन में उनको हटा के तीसरे आ जाते, फिर फाइनली एक वंश आया मौर्य। कौन सा आया? और वो लंबे टाइम तक रहे, और लंबे टाइम तक रहे वो तो रहे, लंबी दूरी तक रहे, अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी, कहां से कहां तक पूरे में एक ही वंश का कब्जा है। वो वंश कौन सा है? अफगानिस्तान से भी टैक्स लेता चंद्रगुप्त मौर्य, बंगाल की खाड़ी का भी टैक्स लेता चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए पूरे भारत का नाम ही मौर्य काल है। वो काल जिसमें पूरे भारत में मौर्य टैक्स ले रहे हैं उसका नाम ही क्या हो गया?
फिर आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त के बाद में एक राजा आता है बिंबिसार। कौन आता है? सॉरी, बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में एक राजा था अशोक। कौन आता है? अशोक उड़ीसा पर अटैक करता है। बिहार का राजा है, कहां पर अटैक करता है? उड़ीसा। उड़ीसा वाले फड़फड़ कर रहे थे ज्यादा, उसने कहा अच्छा तुम नीचे बैठ के बकवास करोगे मेरे से। उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। क्या नाम था? और उसने कलिंग वालों को मारा, भयंकर मारा। 1 लाख लोगों को मारा और 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए। कितने मारे? कितने गिरफ्तार किए? और उसको बाद में लगा अरे ये क्या कर दिया, ये जो लोग मरे हैं इनके परिवार वाले बिलख रहे होंगे, बच्चे पता नहीं कितने यतीम अनाथ हो गए होंगे, पता नहीं कितने माँ बाप हैं उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया होगा, पता नहीं कितनी महिलाएं हैं उनके किसी के सिंदूर उजड़े होंगे, किसी के भाई मर गए होंगे, किसी का बेटा मर गया होगा। और यार मैं आइंदा से ये काम करूंगा नहीं। और उसने कलिंग युद्ध के बाद आक्रमण करने क्या कर दिए? बंद। पर राजतंत्र तभी चलेंगे जब लड़ाइयां करोगे। बिना लड़ाइयों के राजतंत्र चलेंगे? और राजतंत्र छोड़िए, कोई भी देश तभी चलेगा जब वो लड़ेगा। शांति मिथ के अलावा कुछ ही नहीं है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे। तुम रहोगे शांति से, बाकी थोड़ी रहेंगे। तुम युद्ध बंद करोगे, अगला तो करेगा, अगला करेगा तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। राजस्थानी की कहावत है अपने, डांगर न गिरे दकाल्या लाठाई खेत रुखाड़ी जाए। डांगर, डांगर बोलते हैं पशु को। डांगर मतलब किसान जब खेत में होता है पशु घुस जाता है, पशु घुस जाता है तो किसान दूर से यूं पैर पटकता है, दूर से लाठी लेकर दूर रहा, बाहर निकल जा। दकालता, दकालना मतलब होता धमकाना। डांगर न घिरे दकाल्या जद, यदि पशु धमकाने से ना जाए, लठ खेत रुखाड़ी जाए, फिर लठ मारता है। जरूरी है भाई साहब। अशोक ने लड़ाइयां बंद कर दी, अशोक ने लड़ाइयां बंद की। कभी अफगानिस्तान तक अपना कब्जा है, अफगानिस्तान तक अपने। यहां पर आगे आ जाते थे आपके ग्रीक। कौन आ जाते? सिकंदर ने कब्जा कर रखा था आगे वाले इलाके में। सिकंदर था, सिकंदर कौन था? ग्रीक। तो उधर ऊपर वाले इलाके में ग्रीक ने कब्जा कर रखा है, लेकिन यहां पर इनकी पार नहीं पड़ रही इंडिया में। अब अशोक के बाद में अशोक का बेटा पोता पड़पोता 2-3 पीढ़ी तक तो मामला ठीक ठाक चल चुला गया उनका, उसके बाद में ग्रीक इंडिया में आ गए। पार नहीं पड़ रही, ये लड़ाई नहीं कर रहे, ये लड़ाई नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो आएगा। तो इस ऊपर वाले इलाके में अपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो इलाका था, इसमें आगे ग्रीक। इंडिया में ग्रीक घुस गए, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? इसी के अंदर आगे शक। ईरान की तरफ से एक जनजाति आ गई, कौन सी? शक। इसी में एक जनजाति और आ गई, कुषाण। कौन सी आ गई? पंजाब अफगानिस्तान अपने, पाकिस्तान अफगानिस्तान अपने हाथ से निकला। और उस इलाके में कौन कौन आ गए? इंडो ग्रीक आ गए, शक आ गए और कुषाण। अपने मौर्य बैठे, अपने मौर्यों की राजधानी है पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी है? और यहां मौर्यों का एक राजा, उस राजा का नाम है वृहदर्थ। क्या नाम है? और एक दिन वृहदर्थ को और सेनापति ने बुलाया उसके, और सेनापति ने बुला के पूरी सेना को खड़ा किया, और सेनापति ने कहा उसको कि महाराज बृहदर्थ, इंडो ग्रीक्स ने अटैक करने शुरू कर दिए। किसने अटैक करने शुरू कर दिए? पहले इंडो ग्रीक के अटैक हुए थे, इंडो ग्रीक के अटैक होने शुरू हो गए। महाराज बृहदर्थ, हमारे हाथों से इलाका निकलता जा रहा है, हे महाराज बृहदर्थ, एक बार आज्ञा दीजिए, इन इंडो ग्रीक को घर में घुस के मारेंगे, अफगानिस्तान तक जाके मार के आएंगे। बृहदर्थ ने कहा नहीं, मेरे दादाजी कह के गए थे कि युद्ध करना। अरे सर युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के अब अपनी पार पड़ेगी नहीं। लोग घर में घुस गए, महिलाओं बच्चों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, अपनी खेती उठा उठा के लेके जा रहे हैं, अब नहीं लड़ेंगे, कब लड़ेंगे? अब बृहदर्थ ने कहा राजा मैं हूं या तू है? पंचायती करता है। मैंने कहा लड़ाई नहीं करनी, एक लेटर लिखो उनको और उनको कहो तुम भी लड़ाई मत करो। अरे सर वो लेटर से नहीं समझते आप। बृहदर्थ ने कहा अच्छा, और सेनापति गुस्सा है, सेनापति ने बृहदर्थ की गर्दन काट दी। ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को बचा ना सके, उस राजा को रहने का कोई अधिकार। जनता ने सबने नारे लगा दिए, महेंद्र बाहुबली जिंदाबाद, पुष्यमित्र सुंग। कौन राजा था वो? और नया राजा बनता है पुष्यमित्र सुंग। तो भारत में एक नई डायनेस्टी आ जाती है, सुंग। कौन सी डायनेस्टी आ गई? थोड़े दिनों में इन सुंगों को हटा गया कोई, और यहां पर आगे कण्व। कौन आगे? थोड़े दिनों में इन कण्वों को हटा गया कोई, और यहां पर आगे सातवाहन। कौन आगे? साउथ इंडिया अलग ही बैटिंग कर रहा है अपने। साउथ इंडिया के अंदर कहीं पर पड़े हैं चेर, कहीं पर है चोल, कहीं पर है पांडे। कोई टाइम था जब इस पूरे भारत में एक ही वंश है, वो है मौर्य। कौन सा है? तब इसको बोलते थे मौर्य काल। क्या बोलते? अब तो टूट गया भाई साहब। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक बैठे, शक बैठे, कुषाण बैठे, सेंटर में आपके सुंग बैठे, कण्व बैठे, सातवाहन।
साउथ में आपके चेर बैठे, चोल बैठे। अब क्या को, चेर काल, चोल काल, सुंग काल, शक काल, कुषाण काल, कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। एक भारत है ही नहीं, विखंडित भारत, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया। तो हमने कहा मौर्यों के बाद का भारत, इसलिए क्या बोलते हैं पोस्ट मौर्यन। मौर्यों के बाद में जब भारत टूट गया था, हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, तो हमने क्या कहा मौर्य। वापस एक भारत में शक्ति आई जिसने इन सब छोटे छोटे कुकुर मुतों को कूट पीट के बिठाया, पूरे भारत में वापस कब्जा किया। वो कौन थे? इसलिए क्या हो गया, एक बार फिर गुप्त खत्म हुए, गुप्त खत्म हुए, वापस भारत में छोटे छोटे वंश आ गए। इसलिए हमने क्या कहा, क्या कहा, आगे बात समझ में। पहले मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था, वो कौन सा हो गया, पाषाण का। उसके बाद तांबा आ गया, तांबे में टिन मिला लिया, लोहे की खोज हो गई, बड़े बड़े राज्य बना लिए, पूरे भारत में एक वंश आ गया, भारत टूट गया, वापस भारत में एक वंश आ गया, वापस भारत टूट गया। याद रह जाएंगे, एक एक पढ़ ले। पहले को पाषाण काल।